हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मनरेगा के 200 दिनों के काम की घोषणा की है? देखो क्या कह रहा है, हर जगह नहीं की है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और मनरेगा के तहत 200 दिन। आपको पता होगा मनरेगा जो है उसके तहत कितने दिन का काम अनिवार्य है? मनरेगा के तहत जो है 100 डेज का काम है, ठीक है ना, 100 दिनों का काम देने की बात है। और अप्लाई करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो है काम देना अनिवार्य होता है, ये आपको पता ही है। सो मनरेगा के तहत जो है 100 दिन की बजाय अभी 200 दिन का काम देंगे। लेकिन देंगे कहां? नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया जो है, रेड टेपिज्म जहां पर है, उस क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। नक्सल के बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत। नक्सलिज्म, नक्सलिज्म क्या है, नक्सल क्या है? ये जो है 1967 में जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक विलेज है नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी गांव से जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ था, और उसके बाद जो है वहीं से इसका नाम नक्सल पड़ गया। ये एक्चुअल में जो माओवाद का विचारधारा आइडियोलॉजी है उसके आधार पर काम करता है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो उस टाइप का जो है विचारधारा है, माओवाद टाइप जो है नक्सलिज्म का, और इनका विचारधारा एक है। मुद्दे की बात है, लड़ाई इनकी सरकार के खिलाफ है क्योंकि इनका डेवलपमेंट नहीं है, गरीबी है, काम नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है उनके कारण जो है ये सरकार के खिलाफ है। मेनली जो है उठा क्यों ये मूवमेंट 1967 में तो एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का मूवमेंट कह सकते हैं इसको हम लोग। तो वहाँ पर दो लीडर्स थे, एक चारू मजूमदार और एक जो है आपका कान्हू सान्याल। कान्हू सान्याल और चारू मजूमदार जो है उन्होंने 1967 में जो जमींदार थे वहाँ नक्सलबाड़ी गांव के अंदर, जो लोगों के खिलाफ, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके लिए जो उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी, राइट। तो नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। वहां पर जो लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे जमींदारों के द्वारा, तो उनके खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ी शुरू की गई थी कान्हू सान्याल और चारू मजूमदार के द्वारा, राइट। और ये अब आगे बहुत बढ़ गई। आज इवन 11 जो है स्टेट्स इंडिया के, अप्रोक्सीमेटली 11 राज्य ऐसे हैं जो कि आज नक्सल प्रभावित है। और एक नई चीज़ और भी चल रही है आजकल, अर्बन नक्सल भी जो है अब शुरू हो चुका है। पिछले 3-4 साल से ये भी देखने को मिल रहा है, नया टर्म आ रहा है अर्बन नक्सलिज्म, ठीक है। तो जो शहरी क्षेत्रों में भी जो है नक्सल प्रभावित होने लग गया है, राइट। सो नक्सलिज्म जो है 1967 में अंदर कान्हू सान्याल एंड चारू मजूमदार के द्वारा शुरू किया गया है। गवर्नमेंट तरह तरह के कार्य करती है इनको लेकर, ताकि इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके, बट स्टिल जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी लेकिंग है, और इसलिए एरिया जो है आज भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। बहुत सारा छत्तीसगढ़ का जैसे हो गया, बस्तर हो गया और हो गया, तो काफ़ी एरिया जो है इस तरह से इन चीज़ों से, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कुछ एक बिहार का पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया, तो ये एरिया जो है मोस्टली आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, तेलंगाना का पार्ट हो गया थोड़ा, तो ये इफेक्टेड है नक्सल से। तो 11 राज्य ऐसे हैं जो नक्सल इफेक्टेड है आज भारत के अंदर, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रभावित करने वाले क्षेत्र में मनरेगा के तहत जो है 200 दिनों के काम की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, बिहार, नागालैंड और उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बताओ क्या है इसका? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल जो है यूपी और एमपी की जो है दोनों की ही राज्यपाल है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा जो है काम में आ गया था। मनरेगा जो है इफेक्टिव हो गया था 2 फरवरी 2006 से। मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है आपकी मनरेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें 100 डेज का है, बट इसमें 200 दिन का कर दिया गया है। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है, राइट। तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। और नक्सलिज्म के बारे में भी मैंने तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। क्या आइडियोलॉजी है इनकी, क्या मामला है? एक्चुअल में जो जमींदारी प्रथा थी वो शुरू से चली आ रही थी, और जमींदार जो है वो लोगों को दबाते थे, लोगों को जो है उन पर अत्याचार करते थे। तो उनके कारण जो है हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म एक्ट भी लेके आए थे आज़ादी के बाद, बस वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं था। उसके बाद भी जो है बहुत सारे एरियाज के अंदर ऐसे देखा गया कि लोग जो है जमींदार लोगों को अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर, राइट। तो इसके कारण जो है कान्हू सान्याल और चारू मजूमदार ने शुरू किया नक्सलबाड़ी गांव से, तो नाम हो गया नक्सलिज्म, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है? किस देश के साथ किया है बताइएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है। देखिए रुपे कार्ड जो है एक्चुअल में है क्या? रुपे कार्ड
आप लोग एटीएम कार्ड यूज करते होगे, उनके पीछे लिखा होता है रुपे, वीजा, इसके अलावा मास्टर कार्ड, डिस्कवर, ये नाम लिखे होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक तरह से पहले क्या था कि किसी को अगर मान लीजिएगा कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है या पैसे चाहिए तो बैंक में जाता था। उसके बाद बैंक्स ने क्या किया, एटीएम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स लगाना शुरू कर दिया, एटीएम मशीन्स लगानी शुरू कर दी, ताकि लोग कहीं भी बैंक में जाने की जरूरत ना पड़े। किसी भी जगह पर जो है, बैंक की तो ब्रांचेस हर जगह नहीं खोल सकते, लेकिन पैसा विड्रॉ करना है आपको तो कहीं से भी कर सकते हो। इसके लिए एटीएम मशीन्स लगा दी। अब एटीएम मशीन्स जो है उसके लिए एक गेटवे प्रोवाइड करने के लिए जो है रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, ये कंपनियां हैं जो मास्टर कार्ड, डिस्कवर और वीजा कार्ड, जो ये कंपनियां हैं जो कि फॉरेन कंपनीज है, ये काम करती थी, जो कि ये गेटवे प्रोवाइड कर देती थी, एक मिनिमम चार्ज लेती थी इन बैंक से, और उसके बाद जो है कस्टमर्स को जो है इनका कहीं से भी जो है किसी भी जगह वर्ल्ड ऑफ में जो है आपका ट्रांजैक्शन कर सकते थे, विड्रॉ कर सकते थे, कार्ड्स को यूज कर सकते थे विद मिनिमम अमाउंट। तो ये कंपनियों का अस्तित्व होता जा रहा था। बट क्या हुआ कि रशिया के अंदर एक बार इशू हुआ था यूक्रेन को लेकर, तो वहां पर अमेरिका ने वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड को बोला कि जो रशिया के लोग हैं, रशिया के अंदर जो है आपकी इस फैसिलिटी को बंद करो। उसके कारण हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर वहां हो सकता है कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रुपे कार्ड लॉन्च कर लिया था अपना। इंडियन गवर्नमेंट ने, एनपीसीआई ने जो है रुपे कार्ड लॉन्च कर लिया था अपना। 2012 के अंदर हम लोगों ने रुपे कार्ड लॉन्च कर दिया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, एनपीआई से। तो ये इंडिया का खुद का एक डोमेस्टिक नेटवर्क हो गया अब रुपे कार्ड। अब क्या है, ये इंडिया का डोमेस्टिक नेटवर्क है। अब बाहर के लिए भी हम लोग इसको जो है दूसरे देशों में भी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले यूएई के अंदर किया था, इसके बाद जो है यूएई के बाद अगर बात करें तो सिंगापुर के अंदर किया था, फिर हम लोगों ने भूटान के साथ किया था। तो भूटान का जो फेस 1 हुआ था वो पहले हो गया था भूटान के साथ। भूटान के साथ जो रुपे कार्ड का फेस 1 था, उसके अंदर क्या था कि इंडियन जो लोग हैं, भारत के लोग जो है वो भूटान में यूज कर सकते थे रुपे कार्ड का, उसके थ्रू जो है विड्रॉ कर सकते थे। इसके अलावा जो है पोस्ट मशीन्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे, जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है उनमें भी इस्तेमाल कर सकते थे इंडिया के लोग भूटान में। लेकिन अभी जो फेस 2 हुआ है, इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने कि जो भूटान के लोग होंगे वो इंडिया में भी इस तरह का यूज कर पाएंगे। 1 लाख तक जो है आपका विड्रॉल भी कर पाएंगे और 20 लाख तक की ट्रांजैक्शन जो है पोस्ट वगैरह से वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उनको भी हम लोगों ने सुविधा दे दी है। तो अभी जो है फेस 2 जो है रुपे कार्ड का, उसका शुभारंभ किया है भूटान के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रुपे कार्ड क्या है मैंने आपको थोड़ा समझाया, शायद समझ में आया होगा कि एक तरह का नेटवर्क है जो सभी बैंक्स को जो है लिंक करके एक तरह से कंपनी के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे हर बैंक अपना अपना कार्ड इशू नहीं कर रहा है बस, बल्कि वो नेटवर्क के थ्रू जो है कार्ड अपनी तरफ से इशू कर रहा है, बट नेटवर्क जो है सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इन बैंक से जो है मिनिमम अमाउंट लेकर और सबको लिंक में करके रखता है, और उनका भी फायदा हो रहा है, बैंक्स को भी बेनिफिट हो रहा है, दोनों तरफ से। लेकिन अभी इंडिया ने सोचा कि कल को हमारे साथ कोई ऐसा इशू नहीं हो जाए, तो इसलिए इंडिया ने खुद का रुपे कार्ड लॉन्च कर लिया था 2012 में। एनपीसीआई जो है ये देखती है काम, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी भूटान, ठीक है। तो भूटान के साथ किया है शुभारंभ। इसके अलावा सिंगापुर, यूएई के साथ भी हमारा है ये, राइट। तो भूटान के साथ जो है ये वाली चीज कर दी हम लोगों ने फेस 1। पहले हम लोग वहां पर कर रहे थे, अभी जो है भूटान जो है उसको हम लोगों ने यहां पर एक्सेस दे दी है, तो इसलिए भूटान इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। सो ये ध्यान रखना है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नकोट्टई थेरोबी कांदिगई जलाशय। नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा नाम है, कन्नकोट्टई थेरोबी कांदिगई जलाशय किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, असम, केरल और अरुणाचल प्रदेश। बिलोंग्स टू विच स्टेट बताना आपको ये है। ये क्या है एक्चुअल में जलाशय, हम आपको बताते हैं। उस शहर में पानी की इतनी ज़्यादा समस्या आ रही थी, बहुत ज़्यादा समस्या। 1944 के अंदर जो है वहाँ पर पहली बार वर्ल्ड वॉर जब द्वितीय चल रहा था, उस टाइम पर सत्यामूर्ति सागर करके जो है एक परियोजना के तहत पानी मुहैया करवाया गया था, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। वो 76 वर्ष के बाद आप पहली बार जो है उस स्टेट उस जगह पर, उस शहर को जो है पानी में थोड़ी सहूलियत दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत, इस रिजर्वोयर के तहत। और वो शहर कौन सा है, चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु के अंदर, उसमें पानी के क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चेन्नई के अंदर अगर आप लोग पिछले 2-4 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, लास्ट ईयर तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि वहाँ पर पानी का इतना ज़्यादा इश्यू हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो अभी ये जो रिजर्वोयर है आपका कन्नाकोट्टई जो है, ये
शहर से 50 किलोमीटर दूर जो है बनाया गया है, अप्रोक्सीमेटली 385 करोड़ की लागत के साथ जो है। इसके लिए 1400 प्लस जो है एकड़ भूमि भी एक्वायर कर ली है, 1485 के आसपास जो है भूमि भी एक्वायर की है, ठीक है, लैंड एक्वायर की है जिस पर ये रिजर्वॉयर बनाया गया है, राइट। सो 380 करोड़ के आसपास इस पर लागत करके अब ये बनाया गया है। कोन्नाकट्टाई जो है थेरोवी जलाशय कहाँ पर होगा फिर, अब ये तमिलनाडु के अंदर है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के अंदर है ये कोन्नाकट्टाई, राइट। तो इसके अंदर दिक्कत क्या है, चेन्नई के अंदर अगर बात करें तो चेन्नई आपको पता है यहाँ पर पड़ता है नीचे की तरफ साउथ में, और जब इंडिया के अंदर मानसून आती है तब भी इस क्षेत्र को देखो, यहाँ पर रिवर्स तो है, जैसे कि कोवम रिवर है, अडयार रिवर है, बट उनका पानी का एक्सेस यहाँ नहीं हो पा रहा है। और एक के अंदर कोवम जो रिवर है उसका पानी में दिक्कत है, तो इसलिए यूज़ नहीं हो रहा। तो मेनली जो ये लोग हैं पानी के लिए डिपेंड करते हैं, चेन्नई के लोग, जो वहाँ की लेक्स है, जो झीलें हैं उन पर, और झीलों के अंदर पानी बारिश होगा तो होगा। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जब मानसून आती, साउथ वेस्ट मानसून जब आती है इंडिया के अंदर, दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो उस टाइम पर इधर पश्चिमी घाट आ जाता है आपका, और पश्चिमी घाट जो है इस बारिश को उधर आगे की तरफ जाने नहीं देता है, जिस कारण जो है यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जब आती है जून जुलाई के अंदर, तब बारिश नहीं हो पाती है। और यहाँ वाली जो ये वाली जो दो ब्रांच है ना इंडियन मानसून का, भारतीय जो मानसून है उसकी दो ब्रांच है, एक है आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच, अरेबियन जो शाखा है, और दूसरी है जो आपकी वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है, वो इधर वाली बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, वो इसके पैरेलल ऐसे निकल जाती है। फिर यहाँ बारिश होती है जब सर्दियों के अंदर जो मानसून लौटती है वापिस, जब सर्दियों के अंदर लौटती हुई मानसून है, जब रिट्रीटिंग मानसून होती है, जो उत्तर पूर्वी मानसून होती है, जो कि नवंबर और दिसंबर के अंदर कोरोमंडल तट पर बारिश करती है। आपको पता होगा कि कोरोमंडल कोस्ट जो है हमारी यहाँ पर, उसमें लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है आपकी सर्दियों के अंदर, नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर। तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर बारिश होती है, राइट। तो इसलिए बहुत ही कम टाइम तक बारिश होती है इधर, तो ये थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पर। इसलिए जो है चेन्नई इज वन ऑफ द मोस्ट जो है वाटर क्राइसिस एरिया है, जब से ज़्यादा पानी की दिक्कत है, इसलिए ये जलाशय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 76 ईयर्स के बाद जो है ये पानी की जो है दिक्कत इनकी ख़त्म की गई है। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या रहता है अभी, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, तमिलनाडु स्टेट के अंदर। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सफाई मित्र, किस मंत्रालय ने, नोट संग्रहालय, किस मंत्रालय ने, इट इज गोइंग टू बी मंत्रालय नोट संग्रहालय, किस मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने सफाई मित्र ए सुरक्षा चैलेंज, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने किया है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है ये लॉन्च किया है, सुरक्षा चैलेंज जो है लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने किया है, आपसे ये पूछ रहा है, राइट। तो बताइएगा किस मंत्रालय ने किया है सफाई मित्र सुरक्षा लॉन्च, जो चैलेंज है वो लॉन्च किया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो चार ऑप्शन है, विच वन इज द करेक्ट, आपको ये बताना है, बताइएगा फटाफट। किसने किया है? तो ये कौन करेगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है। इसके मंत्री कौन है? हरदीप पुरी जी, हरदीप पुरी जी के अंडर में है ये मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है एक्चुअल में क्यों? क्योंकि जो सफाई कर्मी होते हैं वो सेप्टिक टैंक और सीवरेज की सफाई करते टाइम बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसीलिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब अगर किसी भी सफाई कर्मचारी की इस प्रकार से डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसको 10 लाख रुपए मुआवजा देना ही देना है, राइट। तो इसीलिए किया गया था। अभी जो है ये चैलेंज किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी सफाई कर्मचारी जो है, इस प्रकार से उसको दिक्कत ना हो, डेथ ना हो उसकी। और उसके लिए जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनीकृत सफाई है सीवरेज की, उसको प्रमोट करेंगे, ताकि लोगों का डायरेक्टली जो है सीवरेज के अंदर एंट्री वाला काम नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो है उनको बचाया जा सकता है। तो सीवरेज के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकृत सफाई को प्रमोट करने की बात की है, और इसीलिए जो है ये चैलेंज जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे पे शुरू किया गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे आपको पता है कब है? वर्ल्ड टॉयलेट डे, हर टाइप के डे है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है, राइट। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19
नवंबर 19 नवंबर। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया। क्लियर है ये चीज एकदम से? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? किस देश ने जो है 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लगाने की बात बोली है? तो बताइएगा कौन है? पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। किस देश ने ऐसा किया है? एनवायरनमेंट जो है बहुत बड़ा इश्यू है, देशों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कईयों को ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, कईयों को अभी भी कम आ रहा है, ये तो चलता ही रहेगा, बट स्टिल आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, तो उस देश ने 2040 से करने का प्लान था पहले, लेकिन अब 2030 से करना चाहता है। इतना हिंट हम दे रहे हैं। अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पोलैंड, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका। व्हाट इज द करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्रिटेन, बी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन ने जो है 2030 से जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कार है उनको बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात की है। तब तक हम लोगों को जो नए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसकी तरफ पूरी तरह से जो है टिल्ट हो जाना है, उसकी तरफ जो है पूरी तरह से मूव कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इशू है और ब्रिटेन जो है स्पेशली ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तहत जो है बात कर रहा है और उसी का हिस्सा है ये। ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चला रहे हैं ब्रिटेन के अंदर, उसी का हिस्सा है ये ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके अंदर क्या कर रहे हैं ब्रिटेन में, जो एक्चुअल में जो है मेजर फोकस जो है उन लोगों का अभी इस पे है हाइड्रोजन एनर्जी एंड जो कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है उसको कैप्चर करना, कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन कैप्चरिंग है उस पर उनका मेन फोकस जा रहा है अभी, कि उसको कैप्चर करना है हम लोगों को ताकि उससे कार्बन को कम किया जा सके। ठीक है ना, तो ये मेन फोकस है उनका। तो ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ये ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन आपको पता ही होगा, ब्रिटेन जो है उसके प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन जी। ठीक है, और वहाँ पर मोनार्किज्म है, आपको पता है ये भी। तो वहाँ पर रानी एलिजाबेथ जो है वो है वहाँ की जो राष्ट्रपति भारत के अंदर होता है, उसी प्रकार वहाँ पर जो महारानी है वो संभालती है। ऊपर हमारे यहाँ राष्ट्रपति है जैसे, उसी तरह से वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर मोनार्किज्म है, राइट। तो मोनार्क कौन है वहाँ पर? रानी जो है आपकी एलिजाबेथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राइट। तो ब्रिटेन के अंदर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2030 तक ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ऑल वेदर क्विक रिएक्शन मिसाइल जो है का परीक्षण किया है। यह किस तरह की मार्क मिसाइल, आपको ये बताना है। मार्क मिसाइल में पूछ रहा है कि यह सतह से हवा की तरफ मार करती है, मींस सरफेस टू एयर। फिर पूछ रहा है सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस। फिर पूछ रहा है हवा से हवा यानी एयर टू एयर, या फिर क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्विक रिएक्शन मिसाइल जो ऑल वेदर क्विक रिएक्शन मिसाइल है आपकी, वो अभी टेस्ट किया था हाल ही में इंडिया ने। तो वो किस प्रकार की है ये आपसे पूछा गया, बताइएगा फटाफट से इसका आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? समझ तो पा रहे हैं ना आप? जैसे कि हवा से हवा का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये आपका हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है इधर से ऐसे, तो इधर कोई आगे जो है कोई भी जहाज है, कोई भी जो है एरोप्लेन है, उसको गन डाउन करना है तो हम लोग एयर टू एयर इस मिसाइल को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अगर इसी तरह से हम लोगों को सतह से सतह करना है तो जमीन पे जो है यहाँ से इसको लॉन्च करना है हमें, और यहाँ पे जो है किसी चीज़ को करना है तो वो हम लोग खत्म करेंगे, इससे सतह से सतह होगी। ठीक है, सतह से हवा का मतलब है यहाँ से हम लोगों ने इसको गन डाउन करना है एरोप्लेन को, तो वो सतह से हवा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो अभी किया है ऑल वेदर क्विक रिएक्शन मिसाइल, क्विक रिएक्शन का मतलब आपको पता ही होगा। वैसे हमारे पास आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल क्या है, हम लोग जो है सतह से हवा की तरफ यूं छोड़ते हैं, उसी तरह की सतह से हवा की यही है, लेकिन ये क्विक रिएक्शन है। इसको बहुत ही कम टाइम के अंदर, जैसे कि अभी जो है इसका जो अभी किया गया था, टेस्ट किया गया था उड़ीसा के जो बालासोर कोस्ट है उड़ीसा का, वहां से इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो 8 सेकंड के अंदर जो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो है इसको यूज किया गया था 8 सेकंड के अंदर। तो ये अपनी कैपेसिटी में पूरी तरह से जो है ओके है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये इसको पूरा क्या बोलते हैं वैसे, QRSAM बोलते हैं इसको। QRSAM में क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये वो उस टाइप की मिसाइल है, ठीक है ना, क्विक रिएक्शन है इसका। क्विक रिएक्शन इतना है
8 सेकंड के अंदर 15 किलोमीटर मैंने बताया अभी, इसने चेक किया था हम लोगों ने जब इसमें टेस्ट किया था, तो उसके अंदर ये पाया गया, राइट। इसके अलावा जो है इसके अंदर आपका 25 किलोमीटर के आसपास की जो है इसकी कैपेसिटी है, डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर की जो है हाइट तक ये मार कर सकती है, ये इसकी कैपेसिटी जो है ये है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 25 किलोमीटर तक की कैपेसिटी, 25 से 30 तक भी कर सकती है इवन, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, अगर इस ये बात करें तो ये डीआरडीओ का द्वारा बनाया गया है इंडियन आर्मी के लिए। डीआरडीओ प्लस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनामिक्स लिमिटेड, इनके एसोसिएशन में बनाया गया है इनको। डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है उन पे, डीआरडीओ ध्यान रख लेना। और क्विक रिएक्शन जो है इसका बारे में थोड़ा देख लेना कि सतह से हवा की है ये, तो ये वाली बात पे ध्यान रखना है। 360 डिग्री जो है कवरेज करती है ये, रेडी टू मूव, ठीक है। और ये इसके अंदर एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है इसके अंदर, ये दिस मिसाइल इज इक्विप्ड विद काउंटर मेजर, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि अगर सपोज करो हम लोगों ने यहां पर हमारा मिसाइल है, ये हम लोगों ने इस मिसाइल को छोड़ा और ये जाएगा इस एरोप्लेन पे, तो जब ये एरोप्लेन के पास जाएगा तो एरोप्लेन के जब पास पहुंचेगा तो एरोप्लेन का जैमर जो है उसको ये जैम कर देगा, ठीक है ना, उसको एक तरह से जैम कर देगा, राडार को, सॉरी नॉट जैमर, राडार को जैम कर देगा। तो उसके कारण जो है उस एरोप्लेन को ये नहीं पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि मिसाइल कहाँ से आया है, तो इसको ट्रैक करना जो है इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है हमारे पास। तो QR सेम जो है ध्यान रखना है आपको, सतह से हवा की मिसाइल है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, सतह से हवा, सरफेस टू एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले चंदन संग्रहालय को खोलने की बात कही गई है? बता दीजिएगा कौन से राज्य में जो है भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोलने की बात कही गई है? त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, केरल है या कर्नाटक है? चंदन यानी सैंडलवुड, ठीक है, तो चंदन की बात चल रही है, बताइएगा। रेड सैंडलवुड, लाल चंदन भी है, सैंडलवुड चंदन संग्रहालय, चंदन म्यूजियम या सैंडलवुड म्यूजियम जो है खोलने की बात कही गई है। कहाँ पर खोला जा रहा है, क्यों खोला जा रहा है? ताकि लोगों को जो है चंदन की खेती के बारे में जागरूकता दी जाए, चंदन प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूकता दी जाए। म्यूजियम में जो है पूरा जो है एक प्रोजेक्टर लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखा है, सीटिंग अवेलेबिलिटी भी दे रखी है ताकि वहाँ से चीज़ें दिखाई जा सके विजिटर्स को प्रॉपरली। तो इस प्रकार से म्यूजियम बनाया गया, ठीक है। तो आपका ये मैसूर जो है वहाँ पर ऑलरेडी चंदन के प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी बनाए जाते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, अगरबत्ती हो गया, तेल हो गया, क्योंकि आपको पता है चंदन जो है एक एरोमेटिक वुड है, फ्रेगनेंस जो है लंबे समय तक रहती है इसके अंदर, ठीक है ना, खुशबू लंबे समय तक रहती है। तो इसलिए जो है चंदन की ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, साबुन हो गया, तेल हो गया, अगरबत्ती हो गया, इस तरह की चीज़ें भी बनाई जाती है इससे। तो इसके लिए मैसूर जो है वेरी वेरी फेमस प्लेस है। तो मैसूर के अंदर ही, कर्नाटक के अंदर जो है मैसूर में ये चंदन संग्रहालय देश का पहला बनाने की बात की गई है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है एक चीज़। तो दूसरा क्या है कि यहाँ पर मैसूर के अंदर जो है रेल म्यूजियम भी है, ऑलरेडी रेल म्यूजियम में, लेकिन अभी एक हाल ही में नया रेल म्यूजियम बनाया गया कर्नाटक के अंदर। वो कहाँ बनाया गया है ये आप बताइएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, कहाँ बनाया गया है अभी हाल ही में जो रेल म्यूजियम कर्नाटक के अंदर और बनाया गया वो? कहाँ पर है? तो ये है आपका हुबली के अंदर, ठीक है। हुबली जो है देश का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, गोरखपुर को पीछे छोड़ के, ठीक है। 1400 प्लस मीटर जो है लंबाई का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम लोग हुबली में। तो ये चीज़ हुबली का जो है नाम भी चेंज किया गया था अभी पीछे, तो कई चीज़ें हुबली के साथ जुड़ी है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक की बात आ रही है तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा जी। और कर्नाटक के जो है राज्यपाल कौन है? वाजूभाई वाला। कर्नाटक के अंदर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 विधानसभा सीटें हैं कर्नाटक के अंदर, और लोकसभा की 28 है और राज्यसभा की 12 सीटें, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। USA के अंदर जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो मैसूर कर्नाटक के अंदर जो है ये किया जा रहा है, ध्यान रखना है। C इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला चंदन म्यूजियम। और पहला टायर पार्क कहाँ पर खोला गया था अभी ये भी बताइएगा, साथ में कॉमेंट करके बताना है आपको, कॉमेंट देखूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो बताना है कि कहाँ पर पहला टायर पार्क बनाया गया है, राइट, या कॉमेंट में बताओ। नेक्स्ट आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए संघर्ष की वजह से चर्चा में है? बताइएगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए संघर्ष की वजह से चर्चा में है? आपको पता होगा कि यूएसए के अंदर जो है टोटल 50 राज्य है, ठीक है ना। यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स है, तो 50 राज्य यूएसए के अंदर है, राइट। तो 50 जो थे ऑलरेडी, उसमें से 48 तो जैसे कि आपको पता होगा यूएसए जो है, यूएसए आपका इधर यूएसए है, राइट। इसके अंदर जो है थोड़ा सा गड़बड़ है इधर, ठीक है, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर जो है ये मेक्सिको है, यहां पर यूएसए है और यहां कनाडा ऊपर की तरफ। यूएसए के जो है आपके 48 राज्य तो यहां पर है, 49वां राज्य जो यूएसए का वो अलास्का है, वो यहां पर है, राइट। 49वां अलास्का यहां पर है और 50वां जो है यहां पर है पैसिफिक ओशियन के अंदर हवाई द्वीप जो है वो 50वां राज्य है। अभी जो है 51वां राज्य बनने के लिए कौन सा जो है पीछे पड़ा हुआ है, तो वो है आपका प्यूर्टो रिको और वाशिंगटन डीसी। बताइएगा, तो ये दोनों ही है, प्यूर्टो रिको भी और वाशिंगटन डीसी भी। लेकिन यूएसए की कांग्रेस ने अभी जो है इसी साल जून के अंदर एक कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अंदर 51वां जो है वाशिंगटन डीसी को संभावित राज्य बनाने की बात की थी। तो ये बात जो है वाशिंगटन डीसी की संभावना ज़्यादा है, बट दोनों ही जो है स्टेटहुड के लिए मूवमेंट चला रहे हैं कई दिनों से, कई सालों से। तो ध्यान रखना है, ए और बी जो है इसका दोनों करेक्ट जो है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी भी और प्यूर्टो रिको भी। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेशनल इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। समावेशी क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। ये क्या होता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? इसके अंदर जो है 2020 जो जारी किया है, ये किसके द्वारा? आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसके द्वारा और फेसबुक के द्वारा जारी किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक के द्वारा ये जारी किया गया है। इसके अंदर जो है 100 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, एंड फेसबुक, ठीक है, इनके द्वारा 100 देशों को शामिल किया गया, जिसके अंदर इंडिया को मिला है 46 प्लेस, ठीक है, 46वां स्थान। पहले स्थान पर जो है इसके अंदर स्वीडन है और दूसरे स्थान पर जो है इसके अंदर न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 46वां भारत का और लास्ट है इसके अंदर बुरुंडी जो है, बुरुंडी भी कहते हैं इसको, वो आपका 100वें स्थान पर, आखिरी स्थान पर है बुरुंडी। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में लंदन के अंदर हुई थी, ठीक है, 1946 के अंदर। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? लंदन के अंदर। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक आपको पता ही है 2004 के अंदर कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर, मार्क जुकरबर्ग जो है उसके जो है सीईओ है और संस्थापक है, जो भी है वो मार्क जुकरबर्ग। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46, मतलब ये। और इसके लिए हम लोगों ने भारत नेट और डिजिटल साक्षरता मिशन भी चला रखा है। भारत नेट क्या है? सभी गांवों को इंटरनेट से कनेक्टिविटी देना। और डिजिटल साक्षरता मिशन, प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति डिजिटल साक्षर होना चाहिए, उसके लिए डिजिटल साक्षरता मिशन भी चला रखा है। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीजें और ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? तो बता दीजिएगा फटाफट, कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? उनका ये नारा जो है बहुत ज्यादा यूज किया गया था। किसके द्वारा बहुत ज्यादा यूज किया गया था? ये किया गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसके द्वारा? शेख मुजीबुर रहमान जो है उसके द्वारा यूज किया गया था ये जय बांग्ला जो है। जब 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन की बात चल रही थी तो शेख मुजीबुर रहमान ने इस नारे को यूज किया था, जय बांग्ला को, राइट। तो कौन सा है? जय बांग्ला है आपका। तो इसी को जो है अभी बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने ये नारे को बोल दिया है कि ये अब जो है स्टेट्स जो स्कूल असेंबलीज है उनके अंदर शिक्षकों और छात्रों को जो है असेंबली के अंदर इस नारे का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लियर है ना ये चीज़? तो जय बांग्ला याद रखना है आपको, बांग्लादेश का नारा हो गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और मुद्रा टका है। क्लियर है? तो बांग्लादेश के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप कमेंट में लिखना है साथ के साथ, और जय बांग्ला को याद रखना है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आज के क्वेश्चन यहीं पर आपके समाप्त होते हैं। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।